दुनिया के सामने अपने आप को सुपर पावर कहने वाला नेशन अमेरिका आज ईरान के सामने घुटने टेक चुका है और पूरी दुनिया ने देखा है कि अमेरिका ने किस तरीके से ईरान की दिए हुए सीज फायर एग्रीमेंट को किस तरीके से माना है, उसको कबूल कर लिया है। और इन सब पे हमारे साथ बात करने के लिए है मसूद मलिक, जो बहुत ही ज़्यादा गहराई से और करीब से मिडल ईस्ट के इस कॉन्फ्लिक्ट को देख रहे हैं। सर, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप? ये जो सीज फायर है, पहले तो ये सीज फायर नहीं, ये सरेंडर है। इजराइल और ट्रंप ने ये सरेंडर किया है और ईरान ने जिस तरह से 10 पॉइंट का इनको सीज फायर प्रपोजल दिया है, ये प्रपोजल नहीं है, ये ट्रंप और नेतन्याहू का सरेंडर है। उन्होंने घुटने टेके और घुटने टेके हाथ खड़े किए उस रजीम के सामने जिसको वो टेररिस्ट कहते थे, जिसको वो जहादी कहते थे, जिस रजीम को उन्होंने हमेशा इजराइल और वेस्ट मीडिया ने इस टोपी इस्लाम को बदनाम किया है, इस्लामोफोबिया जैसे वर्ड फैलाए हैं। आज उस ईरान ने पूरे वर्ल्ड को दिखाया कोई भी सुपर पावर नहीं है सिवाय अल्लाह के। अगर आप खड़े हो जाओगे बड़ी बड़ी सुपर पावरें ख़त्म हो जाती हैं। और उस ईरान ने दिखाया जिस ईरान में 80 से 90% लिटरेसी रेट है, और उस ईरान के लीडर जो हर लीडर PhD होल्डर हैं, और वो ईरान जो दाढ़ी टोपी रखते हैं, उन्होंने ऐसी मिसाइलें बनाई जिसने अमेरिका और इजराइल को घुटनों पे लाया। आज उन्होंने सीज़ फायर एग्रीमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि अपनी हार को एक्सेप्ट किया, अपनी हार को तस्लीम किया और उनसे तस्लीम किया जो अल्लाह को मानने वाले हैं, अली को मानने वाले हैं, जिनने ये कहा कि हम मैदान नहीं छोड़ते, हम मैदान में खड़े रहेंगे। जब वो 313 थे तब भी मैदान में खड़े थे, आज जब वो 9 करोड़ से ज़्यादा है तब भी मैदान में खड़े रहे। और मुझे वो याद आती बात इमाम खमनी साहब की, जब उन्होंने 1964 में कहा था कि अमेरिका ऐसा कुत्ता है, इसके सामने खड़े रहोगे तो ये भाग जाएगा, अगर आप भागोगे ये पीछा करके तुम्हें काटेगा। और आज तमाम ईरान के ट्विटर हैंडलर जो हैं वो इस ट्वीट को वायरल कर रहे हैं कि इमाम खमीनी ने 1964 में ये चीज़ कही थी कि अमेरिका एक डरा हुआ कुत्ता है, ये हर एक को डराता है, लेकिन अगर आप सही से ईमान से खड़े हो जाओगे आप इसको भगा सकते हो। और 35 दिन की जंग में पूरे वर्ल्ड ने देखा किस तरह अमेरिका ने घुटने टेके, और जो आसपास की कंट्रीज़ ने अमेरिका को अपनी बेसिस दी थी, मुझे लगता है पोस्ट वॉर जब ये वॉर ख़त्म होगी उसके बाद कोई भी मुल्क इससे अपनी टाइज स्ट्रॉन्ग नहीं रखेगा। जो उसने हवा बनाया था कि मैं सुपर पावर हूँ, F-35 मेरे पास है और मेरे पास थार्ड है, और इजराइल की वेस्टर्न मीडिया ने बिल्कुल हवा बना के रखा था आयरन डोम का, और वो हवा जो है ईरान के ड्रोन, $20,000 का ड्रोन जो है, जो ईरान के मिसाइल शुगर केन से उन लोगों ने बनाए, उसने वो हवा ख़त्म कर दिया पूरे देश में। कोई आयरन डोम, कोई थार्ड, कोई इंटरसेप्टर कुछ नहीं कर सकेगा ईरान के मिसाइल के सामने। जिस ईरान को ये टेररिस्ट रजीम कहते थे, जिसको ये इनिशियली चले थे रजीम चेंज करने, और इजराइल कहता था कि पूरे मुल्क के लिए ये तबाही बन सकता है ईरान, ये टेररिस्ट रजीम है, आज वही मुल्ले, आज वही दाढ़े वाले, आज वही टोपी वाले पूरे वर्ल्ड को दिखा गए कि सुपर पावर कोई नहीं है। उनने लड़ा, वो ने मैदान नहीं छोड़ा, ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। और उनने पूरे मुस्लिम देशों को एक सबक सिखाया कि किस तरह से लड़ना है। और जिस तरह से अरब कंट्रीज़ इजराइल और नेतन्याहू के पैरों में गिरे हुए हैं, उनको भी ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि ईरान से कुछ सीखना है। उन्होंने लड़ा, आखिरी दम तक रहे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि साइंस पढ़ी उन्होंने उनके जो लीडर्स हैं, रहबर हैं, आयतुल्लाह खamenei जो है, उनका दिमाग देखिए आप। उससे पहले इमाम खमीनी जो थे, उनका दिमाग देखिए, किस तरह से उन्होंने IRGC को बनाया, किस तरह से उन्होंने कुदस फोर्स को बनाया। और पूरे वर्ल्ड ने देखा कि उनके तमाम टॉप के कमांडर्स उड़ाए, उनके तमाम टॉप के कमांडर्स को शहीद कर दिया। और इजराइल और अमेरिका ने जब मुश्तबा खामनई पे पहले स्ट्राइक किया, उनको शहीद किया, अब ये कह रहे थे कि 2-3 दिन में ये वॉर ख़त्म हो जाएगी और इस रजीम को ही चेंज कर देंगे। इजराइल ने ये कहा था कि इनके पास न्यूक्लियर हथियार है जो पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है। और आज पूरे वर्ल्ड ने देखा कौन से लोग इस देश के लिए खतरा है, कौन से लोग इस मुल्क के लिए खतरा है। ट्रंप और नेतन्याहू इस पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है, इस पूरी ग्लोबल इकॉनमी के लिए खतरा बन चुके हैं। और पूरे अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे थे, पूरे इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और वो अपीयरेंस नहीं दे रहा है, पब्लिक में नहीं आ रहा है, जबकि पब्लिक शेल्टर्स में छुप रही है। और मैं ये आपको कह रहा था, जब उन्होंने आयतुल्लाह खamenei साहब को शहीद किया, उन्होंने सोचा कि अब हम रजीम को चेंज कर लेंगे, क्योंकि उनके पास पूरे स्ट्रॉन्ग इनपुट्स थे कि जितने भी सीनियर टीम है, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो आयतुल्लाह खamenei के साथ मीटिंग कर रहे हैं और उस मीटिंग में सारे शहीद हो गए। अब आराम से हम ईरान की रजीम चेंज करेंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ईरान इस जंग का 38-39 ईयर्स से तैयारी कर रहा था, और इस तैयारी में उन्होंने ऐसी एक डॉक्ट्रिन बनाई थी, मोज़ैक डॉक्ट्रिन कहते हैं, जिसमें IRGC के 31 ग्रुप्स बनाए थे, 31 ग्रुप बनाए, IRGC को उसमें डिवाइड किया था, और उनके पास अपनी ऑटोनोमस बॉडी थी, अपने मिसाइल थे, अपने ड्रोन्स थे,
और अपने उनके पास इंटरसेप्टर्स थे, अपनी कमान उनके पास थी। जब ऊपर का हेड आयतुल्ला खamenei साहब को शहीद किया, वो मोज़ैक डॉक्ट्रिन एक्टिवेट हुई। उसके बाद पूरे वर्ल्ड ने तमाशा देखा इन दो कंट्रीज़ का, किस तरह से आज घुटनों पे झुके। और उनको ये कल पता चला जब डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी धमकी दी, कहा कि पूरी एक रात में मैं पूरी ईरान को ख़त्म कर सकता हूँ और पूरी सिविलाइजेशन को मैं आज रात ख़त्म करूँगा 8 बजे। पूरे लोग उस ट्वीट का बाद एक तो वो वायरल हो गया, उसके बाद लोग घबराए, हो सकता है न्यूक्लियर वार हो जाएगा। लेकिन उसके बाद ट्रंप को बहुत ये जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि ट्रंप को बहुत प्रेशर आया डेमोक्रेट्स की तरफ से, यूएस की तरफ से, कि आप बिन बुलाए मेहमान हो, आप इसराइल को बैक करने के चक्कर में अमेरिका को बर्बाद कर गए और ये हम होने नहीं देंगे। और रातों रात अमेरिका का जो ट्वीट था, जो ट्रंप ने ट्वीट किया था, उसको नेगोशिएट करने के लिए ट्रंप ने हाथ पैर मारे और मीडिएशन के लिए पाकिस्तान के पास गया। और पाकिस्तान ने ट्वीट किया। फिर उसके बाद आपने देखा होगा पाकिस्तान ने किस तरह ट्वीट किया। पाकिस्तान को भी व्हाइट हाउस से वो ट्वीट का ड्राफ्ट आया, उनको वहीं से लिख के भेजा था कि आपने किस तरह ट्वीट करना है। लेकिन उनका जो ट्विटर हैंडलर था, उनको वो लिखना, वो रिमूव करना भूल गया कि जहाँ से वो व्हाइट हाउस से लिख के आया था। फॉर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर एक्स के लिए वो ट्वीट था ड्राफ्ट, और वो वायरल हो गया, आज वायरल चल रहा है। अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान को बीच में ट्रंप ने लाया। और उस ट्वीट में जो उसने बड़ा कुछ, मुझे लगता है साइकोपैथ है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के लोग, जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कहते हैं कि ट्रंप जो है दिमागी ताउन उसका ठीक नहीं है, दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है उसका। ऐसी ट्वीट करने के बाद उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान को अपने सामने लाया मीडिएशन करने के लिए। लेकिन एट द एंड इसको मीडिएशन नहीं है, ये एक सरेंडर है जो इजराइल और ट्रंप ने ईरान के सामने हाथ खड़े किए। जो ट्रंप 10 दिन पहले कहता था कि मेरी शर्तें आपने माननी है, वो ट्रंप आज ईरान के 10 पॉइंट मान गया। तो सर, जिस तरीके से ट्रंप बार बार कहते थे कि वो पीस मेकर है, उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ की वॉर रुकवाई है, उसी के बीच में हमने ये देखा कि पूरी दुनिया की बात एक तरफ रखते हैं, ट्रंप के खुद के देश के लोग ही सड़कों पे उतर के आ गए और खास के ऑपोजिशन बीच में आ गई थी और लगातार वो ट्रंप के खिलाफ हो रही थी। इस पर आप क्या? देखिए, आपने भी बहुत सारी ये खबरें, आपने जियो पॉलिटिक्स आपने बहुत कवर किया, आपने दर्शकों तक बहुत खबरें पहुंचाई। आपने भी देखा होगा कि वेस्टर्न मीडिया इस खबर को टच नहीं कर रहा था, जबकि 80 मिलियन लोग सड़कों पे थे। 30,000 शहरों से ज़्यादा शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे थे ट्रंप के खिलाफ। और डेमोक्रेट जो वहाँ का विपक्ष है, उसने ट्रंप को कहा कि आप क्यों इजराइल के जंग में कूद रहे हैं। और ट्रंप जो इजराइल के जंग में कूदे बैकिंग के चक्कर में, उसने अमेरिका का जो एक लेवल था वो गिरा दिया। अमेरिका की जो डील्स होती थी, डिफेंस डील, उसको ख़त्म कर दिया। अमेरिका का जो एक लेवल था, सुपर पावर का लेवल, वो एक हवा था, उसको गुब्बारे की तरह फोड़ दिया आज ईरान ने। और ईरान ने पूरे वर्ल्ड को दिखाया कोई सुपर पावर नहीं है। F-35 जेट की बात करते थे, थर्ड मिसाइल इंटरसेप्टर की बात करते थे, और वो लोग अपने डिफेंस की बातचीत करते थे। और वो जो इब्राहिम लिंकन की बात करते थे, जो कभी साइप्रस से, कभी जॉर्डन से, कभी इस तरफ कभी उस तरफ लाके ईरान को धमकाते थे, उस तक को नुकसान पहुंचाया ईरान के आईआरजीसी ने। और जो ट्रंप कहता था कि मैंने नेवी ख़त्म की, एयरफोर्स ख़त्म की, कुदस ख़त्म की, आईआरजीसी ख़त्म की, उस ट्रंप ने आज सरेंडर किया। और ये जो सरेंडर उसने किया, ये उसके मुल्क में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था। डेमोक्रेट वहाँ का 25th अमेंडमेंट को एनेबल करने वाले थे, जिस अमेंडमेंट के थ्रू वो एक प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं फोर्सफुली। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो उनका होगा वाइस प्रेसिडेंट, उस पर वहाँ पे काम करता। ट्रंप का जो है पोस्ट खतरे में थी, इसलिए उन्होंने प्रेशर में आके रातों रात इसको मीडिएशन के चक्कर में कुछ घंटों में सीज़ फायर का ऐलान कर दिया। और ये बहुत अच्छी बात हुई, सीज़ फायर हुआ, क्योंकि ग्लोबल क्राइसिस हो रहे थे, इकॉनमी बहुत बुरी तरह से हिट हो रही थी। ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छी बात है। ये ट्रंप और नेतन्याहू के लिए अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि नेतन्याहू जो अपने आप को पीस मेकर, जो अपने आप को कहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार है, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। पूरे वर्ल्ड ने देखा कौन दुनिया के लिए खतरा है। गाज़ा में क्या हुआ, फ़लस्तीन में क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड ने देखा। कैसे बच्चे भूखमरी से मरे, पूरे वर्ल्ड ने देखा। एप्स्टीन फाइल, जो चाइल्ड रेपिस्ट हैं, जो बच्चों को खाते हैं, पूरे वर्ल्ड ने देखा कि कौन लोग हैं। उस एप्स्टीन फाइल के केसेस को छुपाने के लिए, उस एप्स्टीन फाइल के जो क्राइम है उसको छुपाने के लिए ट्रंप ने इस वॉर में हिस्सा लिया। लेकिन ट्रंप ने पूरे अमेरिका को झुका दिया। ट्रंप ने पूरे अमेरिका की जो एक शान थी, जो अमेरिका का लेवल था, वो गिरा दिया। ट्रंप की जो डिफेंस डील में बड़े बड़े देश हिस्सा लेते थे, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन होते थे, यूएई, कतर, ओमान, सऊदी अरब के साथ कितना डिफेंस डील करता था अमेरिका। आज के बाद मुझे लगता है जो पोस्ट वॉर है, कोई डिफेंस डील इसके साथ नहीं होगी। और ईरान ने जो 10 पॉइंट का इनको प्रपोजल दिया है, उसमें ये लिखा है जितने भी रीजनल बेसिस आपकी हैं उससे आर्मी को विड्रॉ कीजिए, वो भी उसमें है, वो भी ट्रंप ने माना हुआ है। और इस सब पे बातचीत पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होगी, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल देंगे, इससे पैसेज मिलेगा,
हमने जनाब सीज़ फायर किया। आप तो रिजीम चेंज करने चले थे, आप तो ईरान की रिजीम चेंज करने चले थे। आपने तो कहा कि वहाँ के सिविलियन पे हमले हो रहे हैं, एक्सक्यूशन हो रही है। आपने तो कहा कि उनके पास न्यूक्लियर है। आज आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोलने के चक्कर में सीज़ फायर कर गए, पूरे अमेरिका को बदनाम कर गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ही खोलना था, वो तो पहले भी खुला था, लेकिन इसकी पागलपंती के चक्कर में ईरान की पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, जो भी शिप वहाँ से गुजरेगा उससे $2 मिलियन का टैक्स वसूला जाएगा, जो उसका रेवेन्यू ओमान और ईरान शेयर करेगा। क्योंकि अमेरिका जो अपने आप को पीस मेकर कहता है, जिसने कहा था कि पूरे वर्ल्ड में मैं अमन अमान बहाल करूंगा, उसने बच्चियां मारी, उसने पुल गिराए, उसने स्कूलों पे हमले किए, उसने बिजली स्टेशन पे हमले किए, गैस प्लांट पे हमले किए, उसकी भरपाई के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए ईरान ने कहा कि हम जितने भी शिप गुजरेंगे उनसे पैसे लेंगे। और या फिर देखेंगे पोस्ट वॉर ईरान एक उभर के बड़ा अच्छा मुल्क बनेगा, बड़ा पावरफुल मुल्क बनेगा। और पूरे वर्ल्ड ने ये तमाशा देखा कि ईरान इतनी छोटी सी कंट्री इतने 2 सुपर पावर से लड़ा, और अमेरिका ने भी ये बात देख ली कि अगर ईरान का आखिरी IRGC फोर्स का कमांडर जिंदा रहेगा तब तक ईरान टिके रहेगा। तो सर, जैसा कि अभी जुमा के दिन से, फ्राइडे के दिन से अब पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इस सीज़ फायर के ऊपर अब बातचीत होने वाली, जो 10 पॉइंट का एग्रीमेंट ईरान की तरफ से भेजा गया है। सबसे पहले तो आप दर्शकों को ये बताइए कि उस 10 पॉइंट में ईरान ने क्या ऐसी बातें रखी हैं अमेरिका के लिए, और दूसरा ये कि पाकिस्तान एज ए रीजनल कंट्री उसने बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं की रोल प्ले कर रहा है वो इस वक्त की सीज़ फायर के दौरान पे। देखिए, ये 10 पॉइंट का जो एग्रीमेंट है मैं आपको साफ शब्दों में समझाता हूँ। ईरान ने कहा कि जो भी सैंक्शन हम पे आपने लगाई हैं वो तमाम सैंक्शंस लिफ्ट कीजिए। एक, क्योंकि पिछले 39 ईयर्स से ईरान जूझ रहा है सैंक्शंस लगा के, इसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं, और वो अपने तेल गैस के ट्रेड से ही अपने मुल्क को चला रहा है। लेकिन ऐसे ईरान के पास मिसाइल्स हैं जो शुगर केन से बनती हैं। 20,000 का ड्रोन, 2 मिलियन का इंटरसेप्टर उनका ज़ाया कर देता है। और अब ये देखिए कि किस तरह से उन्होंने उस सैंक्शंस के बावजूद अपने कंट्री और इस 35 दिन की जंग चली, सर्वाइव किया। और ईरान ने कहा कि सैंक्शंस हटा दीजिए, लेबनान पे जो आप हमास पे अटैक कर रहे हैं वो बंद कीजिए, जितनी भी हमारी एलाइज़ हैं आसपास में उन पे आप अटैक करना बंद कीजिए, जो आपकी रीजनल हमारी जगहों के आसपास आपके बेसिस हैं उनको विड्रॉ कीजिए, तब जाके आपको हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में सेफ पैसेज देंगे। लेकिन उसके बदले आप हमें हर शिप पे $2 मिलियन का टोल टैक्स हम वसूल करेंगे। जो आपने बर्बादी की है हमारे देश में, पुल उड़ाए, स्कूल उड़ाए हैं, उनको हम जो है रिकंस्ट्रक्ट करें। और उसके बाद उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट ये कहा कि ये सीज़ फायर, हम टेम्परेरी सीज़ फायर नहीं मानते हैं, कोई भी एग्रेशन नहीं होगी और परमानेंटली जंग बंदी होगी। इस तरह के पॉइंट उन्होंने दिए हैं। जबकि ट्रंप ये दावे कर रहा था कि ईरान का नेवी, एयरफोर्स, जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस सब ख़त्म हो चुकी हैं। उसके बाद उसने कहा कि मेरी शर्तों पे आप ईरान मानेगा सीज़ फायर होगा। आपने देखा पिछले दिनों जब सीज़ फायर के लिए उसने बोला कि पॉज रखा मैंने हफ्ते के लिए, ईरान ने नहीं माना, ईरान नहीं झुका। और अब ईरान की शर्तें मानने पे ट्रंप मजबूर हो गया, क्योंकि ट्रंप को पता था कि मेरा जो डिफेंस का बजट है वो भी एक्सीड हो गया, मेरा जो डिफेंस के इक्विपमेंट है वो बर्बाद हो गए, मेरी फोर्स बर्बाद हो रही है, मेरे एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गए। लेकिन इस जंग में इजराइल ने अमेरिका को धकेला, और इजराइल का तो नुकसान होगा लेकिन अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो अमेरिका ट्रेड डील्स करता था, जो अमेरिका पूरे वर्ल्ड पे प्रेशर बनाया रखा था, उस अमेरिका को नेटो ने साथ नहीं दिया, उस अमेरिका को बाकी कंट्री साथ नहीं दे रही हैं। और ये जंगबंदी, ये सीज़ फायर नहीं है, फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये जो सीज़ फायर है ये सरेंडर है ट्रंप और नेतन्याहू के लिए। तो क्या आपको लगता है कि जो ये डील अब इस्लामाबाद में होने वाली है फ्राइडे से, ये मैच्योर होगी? जो ये सीज़ फायर के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, सच में ये इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला लेकर आएंगे और इसको मानेंगे? आप इस बारे में क्या? जो सीज़ फायर का फ्राइडे से जो है इस्लामाबाद में ये बातचीत चलेगी, सारे डिप्लोमेट्स आएंगे, और मुझे लगता है जहाँ तक आज 35 दिन से ज़्यादा हुए और ये जंग चल रही है, इजराइल और अमेरिका को पता चला कि अगर हम इस जंग में बहुत देर तक रहे, और ईरान की स्ट्रेटेजी यही है कि अमेरिका और इजराइल को बहुत देर तक इस जंग में रखना, ताकि वो इकोनॉमिकली बहुत वीक हो जाए और उसके बाद उन पे पूरी तरह से उन पे हमला करें। पहले ईरान ने अमेरिका के सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स उड़ा दिए, जो वो F-35, F-16 इन जहाज़ों का बड़ी मार्केटिंग कर रहे थे, थर्ड मिसाइल इंटरसेप्टर का बड़ी मार्केटिंग कर रहे थे। ईरान का यही पहले से रहा है कि बड़े लंबे समय तक युद्ध चले, और बड़े लंबे समय तक युद्ध चलेगा और ये अमेरिका इजराइल ख़त्म हो जाएगा। जब किसी देश को आप इकोनॉमिकली वीक करोगे और खुद ब खुद देश ख़त्म हो जाता है। तो ये अमेरिका इनकी स्ट्रेटेजी समझ गया, और कहीं ना कहीं अब जब ये बातचीत होगी, डिप्लोमेट बैठेंगे, तो मुझे लगता है कि ये मैच्योर होगी डील और अमेरिका को इनके पॉइंट्स मानने पड़ेंगे। जबकि पहले ही सिग्नल दे दिया है ट्रंप ने, बिना बातचीत के, बिना किसी बात किए ईरान से, ट्रंप ने कहा कि मैं तैयार हूँ
सीज़ फायर के लिए, लेकिन अगर वो ट्रंप तैयार है और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि सीज़ फायर होगा और उसके बाद ये परमानेंट जंगबंदी भी हो सकती है। और ईरान के लिए बहुत बड़ी बात है, ईरान बड़ा अच्छा मुल्क उभर के आएगा, उसको एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का फ़ायदा हो गया और दूसरा ये है कि सैंक्शंस हट जाएंगी और ईरान आने वाले टाइम में मुस्लिम देशों को हेड कर सकता है, जो सऊदी अरेबिया अभी तक कह रहा था कि मैं मुस्लिम देशों को हेड करूंगा, लेकिन ईरान इन सभी देशों को एक प्लेटफॉर्म पे ला सकता है। और ये जो जंगबंदी के बाद मुझे लगता है जो डॉलर में हम ट्रेड कर रहे थे, कहीं ना कहीं डॉलर को बड़ा खतरा है। और जिस तरह से ट्रंप ने इसको बर्बाद किया इन 35 दिनों के जंग में, सभी ने देखा कि अमेरिका एक हवा है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक गुब्बारा है जो ईरान ने उस गुब्बारे को फोड़ दिया। और जो टॉक होगी अभी इस्लामाबाद में, उसको सारे लोग वेलकम कर रहे हैं। अभी तक तमाम वर्ल्ड लीडर्स ने कहा कि जंग नहीं होनी चाहिए, बातचीत ही हर जंग का सलूशन है और यही एट द एंड हर जंग का यही होता है। सर, इसमें एक सबसे बड़ा सवाल, अहम चीज उठ के आती है कि आज से कुछ महीने पहले ईरान के अंदर प्रोटेस्ट देखने को मिले थे, जहां पे वेस्टर्न मीडिया ये दावे कर रही थी लगातार कि ईरान की जनता अपनी सरकार के खिलाफ है, लेकिन आज जब ईरान के ऊपर अमेरिका ने कहा था कि वो न्यूक्लियर अटैक करेगा, तब वही लोग वहां पे ह्यूमन चेन बना के खड़े थे, अपनी सरकार के साथ खड़े थे। तो ये कौन से लोग हैं, ये इसके ऊपर आप क्या? ये जो रिजीम चेंज करने का प्रोटेस्ट था वहाँ पे, जो ये रिजीम चेंज नहीं थी, ये अमेरिका एक प्लॉट बना रहा था कि वहाँ का रिजीम को कैसे हाईजैक किया जाए और वो पपेट गवर्नमेंट वहाँ पे इंस्टॉल कर पाए। क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि वेनेजुएला में कैसे उसने प्रेसिडेंट को कैप्चर करके वहाँ का जितना भी तेल का बिजनेस था, तेल जो था वो अपने कब्जे में किया। ये इसलिए किया कि ताकि बैकअप मेरे पास रहे, अगर ईरान में 10 दिन जंग चले तब तक 10 दिन के लिए मेरे पास बैकअप है। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि 35 दिन तक जंग चलेगी। और ये आपने जो प्रोटेस्ट की बात की, वो प्रोटेस्ट नहीं था, वो अमेरिका ने पपेट वहाँ बिठाए हुए थे और आपने देखा कि उसको कैसे बस्ट किया ईरान की गवर्नमेंट ने, ईरान के लोगों ने। जब ट्रंप ने कहा कि मैं जो की ब्रिजेस हैं वहाँ पे, ट्रेन के या स्कूल्स हैं या पावर प्लांट है, उनको मैं उड़ा दूंगा, और वहाँ के लोगों ने कैसे ह्यूमन चेन बना के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास को बचाने की कोशिश की, ह्यूमन चेन बना के। वो वही लोग हैं, वो आज उन लोगों के लिए तमाचा है, इजराइल और अमेरिका के लिए, जो कहते थे कि ईरान में लोग चाहते हैं रिजीम चेंज। आज ईरान की लड़कियां हमने देखा कि बंदूकें लेके खड़ी थी, आज वो सिर पे झंडा बांध के अपनी जान देने के लिए वहाँ खड़े थे कि वो कह रहे थे हम ईरान को बचाएंगे, लेकिन ईरान को कुछ होने नहीं देंगे, अपनी जान कुर्बान कर देंगे। पूरे वर्ल्ड ने देखा इस 35 दिन की जंग में कि असल में कौन इस वर्ल्ड के लिए खतरा है। और पूरे वर्ल्ड के लिए अमेरिका का प्रेसिडेंट और नेतन्याहू खतरा है। और पूरे वर्ल्ड के लीडरों को चाहिए, यूएन को चाहिए, ऐसा कोई लॉ पास करना इनके खिलाफ, क्रिमिनल कोर्ट में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस चलाना। 160 से ज़ाहिद बच्चों को ट्रंप ने मारा, 3 लाख से ज़ाहिद बच्चों को नेतन्याहू ने मारा, और इनके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए। इन दो के चक्कर में पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी हिट हो गई, लोग अपने क्राइसिस हो गए, लोगों के घर तबाह हो गए, बिजनेस तबाह हो गए। और इंटरनेशनल बॉडी को, इंटरनेशनल यूएन जो है, उसको कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ। सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, जो ये वॉर हुई, इसका इम्पैक्ट अब पूरी दुनिया पे किस तरीके से पड़ने वाला है, और क्या कुछ इस वॉर में जितना भी नुकसान हुआ है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो या बाकी भी जितनी नेबरिंग कंट्रीज़ को भी इसकी वजह से नुकसान हुआ है, एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये सीज़ फायर के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसके इम्पैक्ट क्या पीछे रह जाएंगे? सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है इसका, रॉन्ग इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट जो है अमेरिका पे है, जो उसने हवा बना के रखा था मैं सुपर पावर हूँ। अब उससे कोई भी देश उसको अपनी एयर बेसिस या बेस बनाने के लिए 10 बार सोचेगा। और जो ट्रेड डील्स अमेरिका करता था अपने वो डिफेंस की मार्केटिंग करके, वो अमेरिका ने, वो ईरान ने पूरे वर्ल्ड को दिखाया कि किसी लायक नहीं है। इजराइल जो अपने एयरडोम की बड़ी तारीफ कर रहा था, किस तरह से 20,000 का ड्रोन वहाँ तल अवीव पे गिरे और कितना नुकसान हो, वो सबने देखा। अभी इसका बहुत जो ग्लोबली जो है इकोनॉमिक को बहुत हिट कर गया, ये आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करेगा। लेकिन अमेरिका और जो इजराइल है उसकी बहुत बेइज्जती हुई, और ये मुल्क जो है बहुत बर्बाद होने वाले हैं। आने वाले टाइम में जो ईरान एक स्ट्रॉन्ग मुल्क बन के उभरेगा, क्योंकि जो 10 पॉइंट की कंडीशंस हैं, अगर इस कंडीशन पे जंगबंदी हो जाती है, ईरान से सैंक्शन हट जाएंगी, ईरान $2 मिलियन हर शिप से लेगा, और उससे वो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुआ है, जितना डिफेंस को चाहिए, वो वहाँ से रिकवर कर लेगा। और आने वाले टाइम में अमेरिका और जो इजराइल है उसकी कोई इज्जत बची नहीं देश में। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद मलिक का, उन्होंने बहुत अच्छे से इस जियोपॉलिटिक्स को पूरी दुनिया को, दर्शकों को समझाया कि इस वॉर का इम्पैक्ट, और पूरी शुरुआत से लेकर एंड तक ये सारी चीज़ें उन्होंने समझाई। हमारे साथ जुड़ने के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।